हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओके, आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओके, तो इन्होंने इस कुछ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन दिया। ओके, आपको पता है जो बैटरी होती है, बैटरी से आपका चार्ज क्यों फ्लो करता है? ठीक है, चार्ज फ्लो करने को क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, बैटरी से करंट क्यों निकल पाता है? इस एंड से करंट निकलेगा, इस एंड से बैटरी से चार्ज निकलेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा इस तरह से, और यहाँ पर आपका बैटरी में वापस आ जाता है चार्ज। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है इन दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, पानी क्यों फ्लो करता है? पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ही पानी अपने आप आएगा। ऐसे तो है नहीं कि पानी नीचे से ऊपर अपने आप ही चला जाएगा। आपको दो पॉइंट के बीच में क्या देना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस रखना होता है। ठीक है, तभी कोई चीज़ क्या कर पाएगी, फ्लो कर पाएगी। ठीक है, चाहे वो पानी है चाहे चार्ज है। अब ये जो ओम्स थे, इन्होंने लॉ दिया, ये जो हम बैटरी से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका रिलेशन करंट के साथ। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कैसे बढ़ेगा? ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर घटा देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। तो इसके बीच में किस तरह से रिलेशन आता है, तो इसी के बारे में इन्होंने ओम्स लॉ आपका आता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V applied across the end of the conductor provided physical conditions like temperature, pressure, mechanical strain etc. are kept constant। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई सर्किट है, ये आपका कोई कंडक्टर है। ओके, तो जितना ज़्यादा हम वी बोलने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट होगा। बोलने का मतलब आई जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, अगर आई बढ़ेगा, सॉरी, अगर बी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने कंडक्टर को रखा होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेरी नहीं करना चाहिए। प्रेशर सेम रहना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन, ओके, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तभी आपका क्या होगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकते हैं, या वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो अब देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट दिया, उसको क्या बोला? आर। ठीक है, हमने बोला वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू आर इंटू आई। आर क्या है? आर इज़ द कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये वी है, ये आई है। अगर हम रीडिंग्स लें, ठीक है, तो आपका एक यहाँ पे इस तरह से लीनियर ग्राफ बनता है। ओके, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, चलिए आप लिख सकते हो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, ये जो आर है, ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया। इस आर को क्या बोला? आर इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नॉन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, इस ये जो कांस्टेंट है आर, इसको क्या कहा? रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आर किसके बराबर हो जाएगा? वी अपॉन
आई। ओके, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अल्टीमेटली क्या बोला जाए, आर क्या होता है, आर कांस्टेंट है बोलने का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ओके, और इस आर को क्या बोला, रेजिस्टेंस। आर क्या है, आर हुआ वी अपॉन आई। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो क्या हुआ, मान लीजिए अगर हमारा जो पोटेंशियल है अगर वो 4 वोल्ट है, ठीक है फॉर एग्जांपल, और करंट है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और करंट की वैल्यू आती है 4 वोल्ट पे 8 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर वी अपॉन आई की, सॉरी 8 एम्पेयर नहीं, इतना देता हूँ, यहाँ पे देखिए दोबारा ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये वी वर्सेस आई है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ रीडिंग्स लेते हैं, मान लीजिए इधर वी की वैल्यू है 4 वोल्ट, तो मान लीजिए इधर करंट आता है 2 एम्पेयर का। ठीक है, तो एक ग्राफ ऐसे बन गया। ओके, अब आगे हमने कर दिया इसको 6 वोल्ट। ओके, 6 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाता है 3 एम्पेयर। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। आगे मान लो हम 8 वोल्ट कर देते हैं हम, 8 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट हो जाता है 4 एम्पेयर। तो देखिए यहाँ पर हमेशा आपकी R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर इधर वोल्टेज 4 है तो करंट कितना है 2 एम्पेयर, 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 6 वोल्ट हो गया है तो यहाँ पे करंट कितना हो गया है 3 एम्पेयर, तो 6/3 कितने होते हैं दोबारा 2, तो आर की वैल्यू कितनी रही 2। अगर आपका वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 8 वोल्ट हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर। ठीक है, तो अब वंस अगेन वी अपॉन आई कितना हुआ यहाँ के लिए 8/4 कितने होते हैं 2। ठीक है, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये क्या रह रहा है कांस्टेंट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है इसकी, मतलब यहाँ पे आपका वी अपॉन आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वी आप जितना बढ़ाओगे आई उतने ही अमाउंट में बढ़ेगा, कि वी अपॉन आई जो पहले था वही बाद में रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इस आर को क्या बोला, इस आर को बोला हमने रजिस्टेंस। ओके, रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस होता है रोकना। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई कंडक्टर था, कंडक्टर में से करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो ये कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। ओके, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तभी हमारा करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। बट आर क्या हुआ, आर इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये इसको फ्लो होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वो होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, एरिया, फिजिकल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डिपेंड करती है कि आपका जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है। आयरन के लिए अलग होगी, वुड के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी किस तरह से आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ कितनी है कंडक्टर की। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ठीक है, एक कंडक्टर इस तरह से देखो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बड़ा है, और एक ऐसे छोटा वाला भी हो सकता है। ठीक है, इसका एरिया क्या है देखो, कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज़्यादा है, तो इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। इन दोनों की जो लेंथ है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ओके, और टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस क्या करती है, चेंज करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, बट जो रेजिस्टेंस होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हमने बोला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर हम बी बढ़ा रहे हैं तो आई भी बढ़ रहा है। ओके, बट रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रह रही है ना। पहले जब हमारा वोल्टेज जब 4 थी, करंट 2 था, ठीक है, तो उनकी रेशियो क्या थी, आर कितना था 2, जब हमने 6 कर दिया तो 3 हो गया, दोबारा 2 रह गया। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट अगर चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो आपकी हमेशा सेम ही रह रही है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उसने सेम ही रहना है। ओके, क्योंकि इनकी रेशियो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो
ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, एक कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ओके, टेम्परेचर कितना है उसके सराउंडिंग में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं इसको, जो वी अपॉन आई होता है, ठीक है, जो वी अपॉन आई होता है, इसकी जो स्लोप होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, तो स्लोप क्या है, जैसे हमने एक ग्राफ बना दिया इस तरह से। ओके, एक ग्राफ इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रीडिंग होगा लीनियर ही। देखो ये भी लीनियर है, ए वाला भी लीनियर है और बी वाला भी लीनियर है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इधर इस वाले बी वाले ग्राफ में पोटेंशियल एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है। देखो पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम इतनी ही गई है। ओके, तो जब आपका वी ज़्यादा होगा, ठीक है, आर इज़ इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करंट कम है, देखो करंट सिर्फ इतना ही गया है, वी बहुत ज़्यादा गया। ओके, तो स्लोप बोलने का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफ बना हमारा, ठीक है, एक ये ग्राफ बना, ओके, और एक ये ग्राफ बना। ठीक है, किसकी स्लोप ज़्यादा है, स्लोप बोलने का मतलब ढलान। ठीक है, थीटा किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी रजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, ये एक कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसका थीटा ज़्यादा है। ठीक है, इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसकी रजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और ए वाले में क्या है, रजिस्टेंस कम है। रजिस्टेंस कम है तभी तो देखो करंट कितना मैक्सिमम पहुंचा है इसमें। ओके, और इस वाले में मैक्सिमम करंट इतना ही पहुंचा है। ओके, तो इस तरह से है, आसानी है ये। अब हमारे पास आती है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब हमने ओम्स लॉ को डिडक्ट करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो करंट है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में इस तरह से लिखा था, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ओके, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं करंट के लिए। ओके, तो ओम्स लॉ हमने इससे डिड्यूस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए। कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस क्या किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी लेंथ एल है इस कंडक्टर की। ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। ओके, तो क्या होगा, जब ये बैटरी से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी इसके क्रॉस। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे कंडक्टर में। ओके, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा था कि जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, दैट इज़ आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, तो एन मल्टीप्लाई बाई ई, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ठीक है, एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखिए क्या किया आगे हमने अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन ये फाइंड आउट किया था। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टो। टो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय कंडक्टर की लेंथ, ठीक है, इसके बराबर होती है। ओके, तो आप इस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने इस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ, तो आपके पास बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी बाई एम एल मल्टीप्लाई बाई टो। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि ये जो वी डी है, इस वी डी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जब हमने इस वी डी को इधर पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा
फाइनली आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टू एम एल इंटू वी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास है आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टू एम एल मल्टीप्लाई बाय वी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो जितनी भी टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टू। ओके, और इस आई को राइट हैंड साइड में इधर नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए टू। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो वी अपॉन आई किसके बराबर था, रजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, रजिस्टेंस के बराबर। तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, रजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू रजिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए टू। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास आ जाएगा एम एन ई स्क्वेयर टू, हमने ब्रैकेट में लिख लिया बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम क्या है, यहाँ पे एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और टो क्या है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और एल अपॉन ए, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज़ द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रैक सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलने का मतलब अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि क्या है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास यहाँ लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चार्ज के फ्लो होने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, तो उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, मोर इज़ द रेजिस्टेंस लेसर इज़ द करंट फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट फ्लो कर पाएगा एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओके, और एक और डेफिनेशन है कि ये क्या है, रेशियो है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट की। ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो अब आप हमारे पास यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस के यूनिट के होते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के ऊपर ओम, और ओम का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, ओम। तो 1 ओम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पेयर। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस दिया जाएगा और अगर उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। तो डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसके लिए, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने वर्क के डायमेंशन लिखे एंड देन चार्ज के, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो करंट के ए होते हैं, इसके टाइम हो जाएगा। ठीक है, ए टी इंटू ए ये आपको आता है। ठीक है, +1 में आपने सीखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया। ओके, अब देखिए रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है आपका
एनी मटेरियल दैट ऑफर सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रजिस्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर का जो सिंबल होता है तो वो कुछ इस तरह से हम रजिस्टेंस को, ठीक है, तो ये एक तरह से कंडक्टर ही है। ठीक है, कंडक्टर के, हर कंडक्टर के पास एक रजिस्टेंस होती है। ओके, तो उसके रजिस्टेंस को, उसके रजिस्टेंस की वैल्यू को शो करने के लिए इस तरह का हम सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो हम कुछ इस तरह से, अगर इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी, हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज करी जा सकती है, तो हम इस तरह से उसको शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।